हम दोपहर तक पड़े सोते रहे। आखिरकार भूख ने हमें उठने पर मजबूर कर दिया। हम तीनों उठकर बैठ गए थे और पहले तो खामोशी से एक दूसरे को तकते रहे और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। आरिफ अचानक उठा और नाचना शुरू कर दिया। उसे नाचता देखकर हम और ऊंची हंसना शुरू हो गए थे। अगर कोई और हमें यूं हंसते हुए देखता तो यकीनन हमें पागल तस्वुर करता। ऐसे लगता था जैसे हमें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि हमने अपनी जिंदगी का कोई अच्छा काम किया हो। अरे बस करो यार, और कितना हंसोगे? बाकी फिर के लिए उठा रखो, अभी तो बड़ी सख्त भूख लगी है। रात का फलों और शराब के अलावा तो हमारे पेट में कुछ गया भी नहीं। आनंद ने हम दोनों को चुप करवाते हुए कहा तो हम भी खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगे। वैसे यार, मैं कल वाली रात कभी नहीं भूलूंगा। क्या गाती और नाचती है राधा, सच्ची मेरा दिल तो वहीं रह गया है। आरिफ ने ठंडी आह भरते हुए कहा तो हमारी हंसी निकल गई। लेकिन यार, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए थी। हम तीनों तो अपने होश में ही नहीं थे। ना जाने कितने पैसे लुटा दिए हमने उस पर। मैंने संजीदगी से कहा तो आनंद फौरन बोला, ले सुन ले आरिफ भाई साहब क्या फरमा रहे हैं। रात पी भी इसने सबसे ज्यादा थी और पैसे भी सबसे ज्यादा उसने राधा पर लुटाए हैं। सही कह रहा है तू आनंद, इसे तो बिल्कुल भी होश ना था। लेकिन सच तो ये है कि होश तो मुझे भी नहीं था। और वैसे भी यार, जब अय्याशी करनी है तो खुले दिल से करेंगे। जब शबाब का मजा लेना है तो फिर शराब का मजा लेने में क्या मजाका है। हम कोई हाजी नमाजी तो है नहीं। हमारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी है। आज अगर किस्मत ने मौका फराहम किया है तो फिर डर कैसा। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो अब भी हमारे पास इतने हैं कि हम कई रातों तक ऐसी महफिलों में जाके पैसे लुटाते रहे तो खत्म ना हो। आरिफ खामोश हुआ तो आनंद ने उठकर उसे ऐसे गले लगा लिया जैसे भरे भरे मजमे में उसने नहायत शानदार तकरीर की हो। बिल्कुल सही कहा आरिफ तूने। अरे जब घर से निकले ही मौज मस्ती करने तो फिर डर कैसा। ये खान तो कुछ ज्यादा ही शरीफ बन रहा है। और ये सच है कि हमने पहले कभी शराब नहीं पी थी। पीने की वजह भी कोई नहीं थी हमारे पास। मगर सच तो ये है कि रात पीने की वजह भी बन गई। क्यों आरिफ? हाँ बिल्कुल। ओए खान, भूल जा माजी को कि हम क्या थे। ये सोच कि आज हम क्या हैं और क्या क्या कर सकते हैं। रुपए पैसे की कमी नहीं अपने पास। हमें आज में जीना है जैसे दौलतमंद लोग जीते हैं। और ना भूल, यही हम तीनों का ख्वाब था। ओ यार, तुम दोनों तो संजीदा ही हो गए। अच्छा बाबा, माफ कर दो मुझे। जैसे मेरे यार खुश वैसे मैं खुश। अब छोड़ो सारी बातें और खाने को कुछ मंगवा लो। भूख तो जोर पकड़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद हम तीनों कमरे में बैठे खाना खा रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि आज कहाँ कहाँ घूमने जाना जाना है। हम तीनों काफी आवारागर्द हो गए थे। ऐसा लगता था कि मुंबई शहर हमें रास आ गया हो। हम रोज किसी न किसी जगह घूमने जाते, नित नए खाने खाते और महंगी दुकानों से अपने लिए नए कपड़े खरीदते। हम देहाती लड़कों से एकदम शहरी बाबू बन गए थे। हमारे रख रखाव से बिल्कुल भी ना लगता था कि हम किसी छोटे से गांव के हैं। हम रोज रात को चांदनी बाजार में गाना सुनने जाते थे। वहाँ के लोग हमारी काफी आवभगत करते थे। हम राधा के अलावा दूसरी जगह भी गाना सुनने और रक्स देखने जाने लगे। पैसा लुटाने में हम किसी से पीछे ना रहते। हम शराब और शबाब के इतने रसिया हो चुके थे कि इसके अलावा हमें कोई दूसरा काम ही नहीं सूझता था। अगर हमारे घर वाले हमें देख लेते तो शायद कभी ना पहचान पाते। जैसे हमारे हुलिये बदल चुके थे, चाल ढाल बदल चुकी थी, बोलने का अंदाज बदल चुका था। सच कहते हैं दौलत और पैसा बड़े बड़ों की काया पलट देती है। और ये सब था पार्वती और उसके गुरु बलराम की वजह से, जिसे हम कभी कभी याद कर लिया करते थे कि अगर वो हमारी मदद ना करते तो हम आज भी अपने गांव की गलियों में आवारागर्दी कर रहे होते और घर वालों से डांट डपट सुन रहे होते। गर्ज हम दुनिया का हर ऐशो आराम कर रहे थे। दिल में कोई ऐसी तमन्ना ना रह गई थी जो हमने पूरी ना की हो। हम ऐशो इशरत में ऐसे डूबे हुए थे कि हमें अपने घर वाले तक याद नहीं थे कि वो किस हाल में होंगे। वो तो यही सोचते होंगे कि हम वहाँ दिन रात मेहनत करके उनके लिए पैसे कमा रहे हैं। एक दिन हम तीनों यूं ही शहर की सड़कों पर मटर गश्ती कर रहे थे कि दीपक राव से हमारा टकराव हो गया। पहले तो वो हम तीनों को देखकर चौंक सा गया और फिर हैरानी जाहिर करते हुए बोला, अरे तुम तीनों तो बिल्कुल भी नहीं पहचाने जा रहे। तुम तो बिल्कुल फिल्मी हीरो दिख रहे हो। कमाल है, क्या शानदार कपड़े पहन रखे हैं तुमने। भगवान की सौगंध, इस हुलिये में तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। लगता है शहर आके कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे, तभी तो ये ठाट बाट हैं। वो बोले जा रहा था और हम तीनों उसकी हालत से महजूज हो रहे थे। वो चुप हुआ तो आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस यार ऐसा ही समझ।
खैर छोड़, मेरे और इनके घर वाले ठीक हैं ना? हाँ सब ठीक हैं, 2 दफा जा चुका हूँ गाँव। महीना होने को आया, तुमने कोई राब्ता ही नहीं किया मुझसे। झूठ मूठ की तसल्ली दे दी उन सबको कि तुम शहर में काम कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, और ये कि जल्द गांव का चक्कर लगाओगे और घर वालों के लिए कुछ चीजें और पैसे भी लेकर आओगे। बस यार क्या बताएं, यहाँ समय गुजरने का पता ही नहीं चला और ना तुमसे मुलाकात हो सकी। अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम ऐसा करो, हमारी तीनों की तरफ से कुछ पैसे और कुछ चीजें हमारे घर वालों को पहुंचा देना और ये भी बता देना कि हम ठीक हैं, लेकिन अभी हमें छुट्टी नहीं मिली। जैसे ही हमें छुट्टी मिलेगी हम जरूर घर चक्कर लगाएंगे। इसके साथ ही हम तीनों ने कुछ पैसे दीपक राव को पकड़ा दिए। उनमें से वो कुछ मिठाई और कपड़े वगैरह खरीद ले और बाकी पैसे घर वालों को दे दे, और ये कुछ पैसे तू भी रख ले, अपने लिए कुछ खरीद लेना। पहले तो उसने झूठ मूठ का इनकार किया और फिर दूसरे ही लम्हे पैसे अपनी जेब में डाल लिए। वैसे आनंद, मुझे एक बात भी अकल कर रही है, ये इतने सारे पैसे आखिर तुम्हारे पास आए कहाँ से? हुलिये से तो तुम तीनों मजदूर भी नहीं लग रहे और ना ही लगता है कि तुम यहाँ कोई काम धंधा कर रहे हो। अरे यार, कितनी दफा कहा है, आम खा पेड़ मत गिना कर, समझा? वो क्षमा करना आनंद जी, मैं भूल गया था। और उसके इस अंदाज पर हम तीनों ही खिलखिला कर हंस पड़े थे। और हाँ, ये हमारे होटल का पता है, घर से जो भी पैगाम मिले हमें यहाँ आके मिल लेना। उसने कार्ड जेब में डाला और हमें नमस्ते कहता हुआ वहाँ से चला गया। और मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ वो हमें मिल गया। ऐसा नहीं था कि हमें घर वाले याद नहीं थे, लेकिन हम अपनी अय्याशियों और आवारगी में इतने मगन हो गए थे कि हमें कुछ और याद ही नहीं रहता था। कहते हैं किसी भी काम की ज्यादती बुरी होती है, और फिर ये ज्यादती एक दिन हमसे हो ही गई। वाकया कुछ यूं हुआ कि एक रात हम तीनों राधा का गाना और रक्स देखने गए। राधा गाने के साथ साथ तबले की ताल पर हल्का हल्का ठुमक रही थी और हम मामूल की तरह शराब पिए जा रहे थे और इस पर पैसे भी लुटा रहे थे कि इतने में वहाँ 4 लोग और भी आकर बैठ गए। हुलिये से वो काफ़ी शुरफा नज़र आ रहे थे। बैठते ही उन्होंने भी राधा पर पैसे लुटाने शुरू कर दिए और ये बात हमारी तबीयत को काफ़ी गरां गुजर रही थी। कुछ भी था, हम राधा के पुराने चाहने वालों में शुमार होने लगे थे और ये हमें बिल्कुल भी गवारा ना था कि हमारे होते हुए कोई और उस पर डोरे डाले या उसे अपनी तरफ मतवज्जा करे। आरिफ तो पहले ही उस पर मर मिठा था। हम में सबसे ज्यादा वही उसकी तरफ जाने का जोर देता। बकौल आरिफ के, जिस रात वो राधा का दीदार नहीं करता उसे सही तरह से नींद नहीं आती, लिहाजा हम ज्यादातर राधा की महफिल का ही रुख करते। और मैं ये साफ महसूस कर रहा था कि आरिफ गुस्से में शराब भी ज़्यादा पी रहा है और पैसे भी उन लोगों से ज़्यादा ही लुटा रहा है, जबकि वो चारों भी हैसियत में कम नहीं लग रहे थे। वो भी बराबर पैसे लुटा रहे थे। उसको मजबूरन कभी उनकी तरफ जाना पड़ता तो कभी हमारी तरफ। मैंने और आनंद ने भी दिल खोल कर पैसे लुटाने शुरू कर दिए थे और शराब के गिलास भी गटागट चढ़ाने शुरू कर दिए थे। वो भी शायद हमें भांप चुके थे, लिहाजा उन्होंने भी फराग दिली से पैसे लुटाने शुरू कर दिए थे और जाम पर जाम चढ़ाने शुरू कर दिए थे। साधना की हालत काबिले दीद थी। कमरा पैसों से भरा जा रहा था। राधा के नाच में भी तेजी आ गई थी। आखिरकार हमारे पास पैसे खत्म हो चुके थे और सामने वाली पार्टी अभी भी बेतहाशा पैसे फेंक रही थी। हमें अब काफ़ी हद तक महसूस हो रही थी और इन चारों का अंदाज ऐसा था जैसे वो हमें तंजिया अंदाज से देखकर हंस रहे हों। रक्स अभी जारी था कि आरिफ एकदम गुस्से में उठा और बोला कि ठहर जाओ राधा, हम ज़रा पैसे लेकर आते हैं, फिर देखते हैं इन सालों में कितना दम है। आरिफ का उनको साला कहना ही महंगा पड़ गया। वो चारों एकदम अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। गाना बजाना एकदम रुक गया था। उनमें से एक, जो डील डोल में काफ़ी ठीक नज़र आ रहा था, चिल्लाकर बोला, ओए हरामी, साला किसको बोला है? जानता नहीं मैं कौन हूँ? रुमेश नाम है मेरा, रूपी मिल का मालिक हूँ मैं, और तेरी ये जुर्रत कि तू मुझे साला कहे? हम तो आगे ही नशे में धुत थे, हमें क्या पता था कि वो क्या बक रहा है। हमें तो बस इतना ही पता चला कि उसने हमारे दोस्त को हरामी कहकर बुलाया था। बस फिर क्या था, हम तीनों ने बैक वक्त उन पर हमला कर दिया था। लातों और